अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और तहरीक इंसाफ ने नवंबर के महीने में बड़ा सियासी धमाका होने की उम्मीद बांध ली है। पीटीआई ये उम्मीद जाहिर कर रही है कि जल्द बानी पीटीआई जेल से बाहर होंगे। बड़ी तहरीक के जरिए हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी तवक्को है कि इमरान खान जल्द उनके माबैन होंगे, उनके दरमियान होंगे। शायद तहरीक इंसाफ को ये तवक्को इसलिए भी है कि अमरीकी इंतखाबात सर पर हैं और डोनाल्ड ट्रंप की मुमकिना सदारती जो है वो उम्मीदवार के तौर पर जब वो सदर मुंतखब होंगे तो उसके बाद उनको लगता है कि इक़्तिदार में आने के बाद सारे का सारा खेल बदल जाएगा। ये बात तो हकीकत है कि आलमी सतह पर बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से हलचल हो रही है। अमरीकी सेनेटर्स ने भी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अमरीकी सदर जो बाइडन को खत लिखा। यानी अब एक तरफ हुकूमत के लिए बैरूनी प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं अंदरूनी तौर पर भी हुकूमत को दबाव में लाने के लिए तहरीक इंसाफ ने तमाम ऑपोजिशन जमातों को मिलाकर मुल्क भर में एहतजाज का फैसला कर लिया है। शायद यही वजह है कि अली अमीन गंडापुर बड़ा दावा कर रहे हैं कि अब आर या पार होगा और इस सूरत हाल में पीछे नहीं हटेंगे, एक कदम भी बैकफुट पर नहीं होंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ दीगर जमातों को एहतजाज पर राजी कर सकेगी? अगर ऐसा हो गया तो फिर शायद हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी तहरीक का मोमेंटम बन जाए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हमारे प्रोग्राम में बड़ा इंकशाफ करते हुए कहा था कि जो मास मोबिलाइजेशन करनी थी और हो चुकी है, अब पूरा टेम्पो बन चुका है और इसी के साथ ही हम क्राउड पुल भी करेंगे। लोग तैयार रहें, बड़ी कॉल आ रही है और उसके बाद हम एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलेंगे। शौकत यूसुफजई साहब क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। नवंबर जो है वो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तहरीक इंसाफ ने एक मास मोबिलाइजेशन करानी थी, वो हो चुकी है और टेम्पो बन चुका है। वर्कर्स तैयार हैं, अवाम तैयार है। तो इंशाल्लाह ताला इस दफा जो तहरीक चलेगी वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है सर? देखिए, फिलहाल तो हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पाकिस्तान क्राइसिस से नहीं निकल रहा। जब तक हमने जो है वो पाकिस्तान का आईन ना रिस्टोर किया हो, जब तक हमने पाकिस्तान की जमहूरियत ना रिस्टोर की हो, तो बिलावल भुट्टो ने खुद कहा था कि ये ब्रूट फोर्स की गवर्नमेंट है, यानी कि बिल्कुल जो है वो नंगा ताकत जो है वो सिर्फ बिल्कुल ताकत इस्तेमाल करने वाली हुकूमत है। और वो आपने हर जगह देखा। कानून और आईन एक मुल्क में नाफिज होते हैं कि वो आपका बिहेवियर रेगुलेट करे। यहां पे हुकूमत जो है वो कानून और आईन को रेगुलेट कर रही है ताकि वो जो गैर आईनी, गैर कानूनी काम कर रहे हैं वो सारे जो है वो उनको कानून का सहारा मिल सके। चाहे वो इमरान खान को जेल में रखना हो, चाहे वो इलेक्शन में चोरी छुपानी हो, चाहे वो जो है वो अभी ये जितने भी ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हैं उनको कवर देना हो, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स के लिए रास्ता लाना हो, चाहे वो फ्री स्पीच को सप्रेस करना हो। साहब, यही तो मैं कह रहा हूं कि हुकूमत तो जो करना चाह रही है वो कर रही है। हाउ विल यू बी एबल टू गेट इमरान खान रिलीज्ड? अल्टीमेटली ये होगा कानून के थ्रू और अल्टीमेटली ये होगा जब अवाम जो है वो सड़कों पे एक पुरअमन तहरीक के लिए निकलेंगे। वो प्रेशर आपको हर रोज दिखाई देता है, ऑलरेडी दिखाई देता है, हर प्रोटेस्ट में दिखाई देता है, 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट से दिखाई देता है। लेकिन जो हुकूमत चाह रही है, जो ये सिस्टम चाह रहा है, वो चाह रहा है कि अगर हम दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं, हर प्रोटेस्ट के बाद अरेस्ट करते जाएं, कहीं ना कहीं ये कौम थक जाएगी और कि हम डरा दें इनको। ये डरना है नहीं, जान और दिल से भी लड़ना है और अकल से भी लड़ना है। तो क्या वजह है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर का जलसा मनसूख कर दिया? पता नहीं है कि वो जेल में। पेशावर में आज जलसा करना था, पीटीआई को मनसूख कर दिया, क्या वजह है सर? नहीं, मनसूख नहीं किया, उसकी जगह ऑल्टरनेट प्लान जो है, आई डोंट नो कि वो अभी रिलीज हुआ या नहीं, मुझे पता है, लेकिन अगर वो पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ तो आई थिंक वो बेहतर है। नहीं, जो 8 नवंबर की बात कर रहे हैं आप, से उसी दिन को जो है वो प्लान अनाउंस हो जाएगा। नहीं, जो 8 नवंबर को जलसा करने की बात कर रहे हैं और 8 नवंबर से आप ये कह रहे हैं कि वो जो मोबिलाइजेशन है वो कैंपेन शुरू होगी, वो उसी प्लान की तरफ इशारा है आपका? ट्रांसलेट हो रहा है, तो वो चूंकि मैंने अभी पब्लिकली फॉलो नहीं किया कि क्या रिलीज हुआ है, तो मुनासिब है कि वो मैं फिलहाल आपके चैनल पे ना करूं।
बहुत सारे लोग आपके ये तवक्को बांधे हुए हैं कि 5 नवंबर को अमरीकी सदारती इंतखाब है, डोनाल्ड ट्रंप सदर बन जाएंगे तो इमरान खान की रिहाई का जो हुक्म है वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या अमेरिका की तरफ से आ जाएगा। आपको भी ऐसी ही तवक्को है? नहीं, मैं बिल्कुल जो बयान अलीमा खान ने दिया था कि हमें इससे कोई गरज नहीं है कि अमेरिका का इलेक्शन कौन जीत जाए। एक बात जरूर है, वो बात यह है कि हालांकि पिछले 2 साल में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, चूंकि इमरान खान ने हमेशा एक आजाद फॉरेन पॉलिसी के लिए उस तरीके से जंग लड़ी है कि पाकिस्तान में किसी लीडर ने ना लड़ी हो, तो शायद उसने जो गवर्नमेंट्स पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करना चाहती है, उन्होंने इमरान खान के लिए वो आवाज नहीं उठाई जो टिपिकली वो हुकूमतें ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस पे उठाते हैं। लेकिन वो प्रेशर वहां पे भी जो है वो दिख रहा है, जब आपके स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि वो कोई खास सपोर्ट जो है वो नहीं दे रहे। लेकिन आप देख लें कि ये जो अभी खत आया था 60 कांग्रेसमैन का, वो सारे डेमोक्रेट्स थे, यानी हुकूमती पार्टी से थे। इसी तरह बरतानिया में जो हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स कोई 20 मेंबर्स का खत आया है, अल्टीमेटली वो झगड़ा साहब, वहां पे 160 कांग्रेसमैन थे, यहाँ पे 160 पार्लियामेंटेरियंस ने वजीर आजम को खत लिख दिया कि अमरीकी मुदाखलत नामंजूर। हाँ, मैंने सुना है। हाँ, वैसे 2-3 बातें। पहले अगर अमेरिका के कांग्रेसमैन का अमेरिका के सदर को खत लिखना पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में मुदाखलत है, तो फिर वो साइफर क्या था? फिर तो वो साइफर जो है वो मुदाखलत से साजिश हो गई ना। और अगर वो हो गई, साइफर को भी वैसे उन्होंने मुदाखलत ही कहा था, उन्होंने कहा था साजिश नहीं मुदाखलत है। बात सुन ले। अगर ये हो गया, फिर तो पीएमएलएन को कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो साइफर जैसे केस पे इमरान खान को जेल में रखे। फिर तो उनको इमरान खान का बयानिया लेके अमेरिका के सदर को कहने चाहिए कि एक मामूली से ब्यूरोक्रेट ने हमारे डिप्लोमेट को ये कहा कैसे? दोनों तरफ तो आप नहीं लड़ सकते ना विकेट के, कि यहां पे जो वो कह रहे हैं वो मुदाखलत है, और जो एक साइफर आता है उस पे आप कहें कि नहीं, उस पे हम इमरान खान को, पाकिस्तान के वजीर आजम को जेल में डाल। अच्छा झगड़ा साहब, कमिंग बैक टू माय एजेंडा, नवंबर, व्हाई नवंबर इज सो इंपॉर्टेंट फॉर पीटीआई सर? सवाल मेरा सादा सा है सर। हम तो ये चाहते हैं, देखें, पाकिस्तान की तारीख का सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे मुनाफिक और सबसे डिवाइसिव जो चीफ जस्टिस था, काजी फाइज ईसा, जिसने जस्टिस मुनीर और वो सारे नाम जो पाकिस्तान की तारीख में जो है वो बड़े बुरे याद किए जाएंगे, उनको पीछे छोड़ दिया, वो चले गए। हम तो चाहते हैं, अगर पुरअमन तहरीक लड़ना चाहते हैं, तो फिर तो हमारी उम्मीदें जो है वो हमेशा कोर्ट से ही होंगी ना, कि वो जस्टिस डिस्पेंस करें। हुकूमत को भी ये पता है कि अगर कोर्ट्स पे दबाव नहीं डाला गया तो वो इंसाफ डिस्पेंस करेंगी। इसलिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में के कमरों में वीडियो कैमरास डाले जाते हैं। सर, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कोर्ट नाउ? देखिए, जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ कि 8 फरवरी के इंतखाबात वाली पटिशन जो है वो टेकअप कर ली जाएगी, मखसूस नशस्तों के केस के फैसले के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, 26वीं आईनी तरमीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देगी या रोल बैक कर देगी। व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस नाउ? क्योंकि दूसरी तरफ तो हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से, अब तो 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त है, अब तो जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है वो बिल डिस्कस हो रहा है, अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उस पर तब्दीली की एक बार फिर से बात हो रही है। तो दूसरी तरफ तो हुकूमत जो है वो भरपूर कोशिश, जुडिशल कमीशन की कॉम्पोजिशन तब्दील हो गई है, तो इन सर्कमस्टांसेस में भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें कोर्ट से हो जाएंगी, जिसका अल्टीमेट फ़ायदा पीटीआई को होगा? जी, अल्टीमेटली आप कहां तक जो है वो डंडे के जोर से एक मुल्क के आईन को, उसके कानून को, और वहां पे जो एक्चुअली जो इदारों में, जो भी इदारों में थोड़ा सा ज़मीर, थोड़ा सा जो है इंडिपेंडेंस रहती है, एक हद से ज्यादा आप उसको प्रेशराइज कर नहीं सकते, बेंड कर नहीं सकते।
ये दुनिया की तारीख है। मुझे सिर्फ एक डर है कि एक दिन वाकई पाकिस्तान की अवाम उस तरीके से उठेंगी कि उनको किसी लीडर की जरूरत नहीं होगी टू चैलेंज द टिरनी ऑफ द स्टेट। एक लव्स कॉइन हुआ था ना, डिजिटल टेररिज्म। स्टेट टेरर हो रहा है पाकिस्तान में। जब आप मारंग बलोच को बाहर नहीं जाने देते, जब आप जो है वो आइन चेंज करते इसलिए कि जजेस जो है वो आजाद फैसले ना कर सके, जब आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल दूसरी बार चेंज करते हैं क्योंकि आप दोबारा सिर्फ जज को देख के कहते हैं कि ये जज देखिए झगड़ा साहब, दिस इज हैपनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। वी रियली लुक इनटू व्हाट पीटीआई इज डूइंग। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक जो है वो क्या प्रेशर माउंट किया है गवर्नमेंट के ऊपर, और जाहिर है जो ऑपोजिशन पार्टीज अगर मिलकर कोई कलेक्टिव प्रेशर माउंट करेगी तो तभी कोई ना कोई मोमेंटम बिल्डअप हो पाएगा और तभी वो प्रेशर माउंट होगा गवर्नमेंट के ऊपर। अभी तक तो मैंने देखा है जमीयत उलमा इस्लाम के साथ आपने बहुत कोशिश की, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब फिर जमीयत उलमा इस्लाम फे को ये ताना दे रहे हैं कि आपने जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम पास कराई उसी तरह आप 27वीं आईनी तरमीम भी पास करा देंगे। तो आपको लगता है कि इस तरीके से यूनाइट हो सकेगी ऑपोजिशन? अल्टीमेटली इंशाल्लाह जरूर यूनाइट होगी, सिर्फ ऑपोजिशन नहीं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं प्ली करता हूं सिर्फ सारी उन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, जो इंडिविजुअल्स भी हैं बाज़मीर वो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन में हो, दिस इज द टाइम टू स्पीक। मीडिया में हो, आपका काम अभी बैलेंस करना नहीं है। जब स्टेट जो है वो आप इफेक्टिवली आप एडमिट कर रहे हैं कि स्टेट कानून को अपने हाथ में ले रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? ओपिनियन मेकर्स हो, सिविल सोसाइटी हो, हम सबको एक पेज पे होना पड़ेगा। अगर ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अंधेरा लम्हा है तो इसमें पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि हम पाकिस्तान में हमेशा के लिए बाकी रूल ऑफ लॉ जो है वो एस्टैब्लिश कर दे, जो सिर्फ पीटीआई और इमरान खान के लिए मुफीद नहीं होगा, जो अल्टीमेटली पाकिस्तान में हर डेमोक्रेटिक फोर्स, हर फेडरल फोर्स के काम आएगा। कि ये जो साइकिल है पॉलिटिकल रिप्रेशन का, हाइब्रिड गवर्नमेंट्स का, ये जहां पे आपके सारे सिविल इदारे दबाए जाते हैं, ये साइकिल हम खत्म कर दें कि मीडिया का रेगुलेटर का काम करे, सेंसरशिप और प्रेशर। लेकिन झगड़ा साहब, एक सवाल ये भी तो है ना सर कि जब आप उसी अमेरिका जिसको एब्सोल्युटली नॉट का ताना देते हो उसी को फिर आप वहीं लॉबिंग करें, वहीं एब्सोल्युटली यस हो जाए, वही इस्टेब्लिशमेंट जिसके खिलाफ आप तनकीद कर रहे हो, जिसके अगेंस्ट आप इलेक्शन लड़ रहे हो, उसी इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के ख्वाह भी हो, तो फिर आपको नहीं लगता ये दो रंगी है? फिर इस तरीके से तो फिर कैसे चीज़ें प्रिंसिपली दुरुस्त हो पाएंगी या इन प्लेस होंगी? बड़ा जबरदस्त सवाल है एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ ट्राइंग टू स्पीक द ट्रूथ। सबसे पहले आपने अमेरिका की बात की। हमारा अमेरिका के साथ कोई मसला ना था, ना है, ना रहेगा। अमेरिका के साथ पाकिस्तान की टेंशन अभी से नहीं रही। जनरल अयूब खान की किताब का टाइटल क्या था? फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। किसकी तरफ टाइटल था? अमेरिका की तरफ। किस बात पे? कि हमें एक इक्वालिटी और रिस्पेक्ट की रिलेशनशिप चाहिए। वो स्ट्रगल आज तक चल रही है, लेकिन जब भी हमारा जमहूरी निजाम वीक होता है तो फिर बैरूनी कुव्वतें उसका फायदा लेती हैं, क्योंकि दे गेट यूज्ड टू द फैक्ट कि हम जो है वो उनके इशारे पे थोड़े बहुत पैसों के लिए, एक दो जो है वो राइट ऑफ्स के लिए उनका एजेंडा फॉलो करने लगे थे। उस वक्त इशू क्या था? इशू रशिया का था, इशू बेसिस का था। कभी भी इमरान खान उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और पाकिस्तान में वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जो हमारा इंटरेस्ट हो उसको हम फॉलो करें। हाँ, उन मुल्कों में उनके सिस्टम्स ऐसे हैं कि उनके पार्लियामेंट्स हमेशा डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए बोलेंगे और वो बोल रहे हैं। और जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे तो वो जब आप उनके साथ डिसएग्री भी करते हैं वो आपका रिस्पेक्ट कम नहीं करेंगे। देख लें कि हमने जब यूक्रेन का साइड नहीं लिया रशिया यूक्रेन वॉर में तो हम पे जो प्रेशर पड़ा, लेकिन इंडिया ने ना जब नहीं लिया तो किसी ने उन पे वो प्रेशर नहीं डाला। हालांकि इंडिया जो है वो इस खिते में सबसे बड़ा अभी वेस्टर्न एलाय है। तो पहले तो आपकी बात ये हो गई, दिस इज अ लॉजिकल आंसर, इस जो मैं आपको बड़े आराम से दे सकता हूं। जो दूसरी आपकी बात हो गई एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने के, बिल्कुल मेरे ख्याल में हर इदारे का, हर पार्टी का अभी ये एम्बिशन होना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट का भी होना चाहिए और हमारी बाकी स्टेट के जो हिस्से हैं, बाकी जो इदारे हैं, सिविल इदारे हैं, उनका भी ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम इदारे स्ट्रेंथन हो और पाकिस्तान में जो हुकूमत या हुक्मरानी हो
वो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव और पाकिस्तान की पार्लियामेंट करे। उसको अभी बहुत फासला जो है वो तय करना है, लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये एक हकीकत है। ये जो हक हुक्मरानी लेना है सर, ये बात करके होगा या लड़ाई करके होगा? लास्टली बता दीजिए, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर। उसी के लिए स्ट्रगल है। लेकिन टू गेट बैक टू योर क्वेश्चन, आपने मुझे कहा कि जो स्टेट है वो बदमाशी कर रहा है, आप क्या करेंगे? तो हमारे पास तो दो ही रास्ते हैं ना। यू वांट अस टू पिक अस आर्म्स और यू वांट टू हैव अ पीसफुल स्ट्रगल। वी बिलीव इन अ पीसफुल स्ट्रगल। लेकिन आयरॉनिक बात यह है कि जब पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट प्रोटेस्टर्स एक स्टेट के टूल काजी फाइज ईसा के अगेंस्ट लंदन में प्रोटेस्ट करते हैं तो यहां से आवाजें उठती हैं। लेकिन यहां जहां पे दिन रात इस्लामाबाद में F6 F7 में पॉलिटिकल एंड फोर्स डिसअपीयरेंसेस होती हैं, बलूचिस्तान और फाटा को तो छोड़े, तो वही आवाजें नहीं उठती। दिस इज अ वेरी अनइक्वल स्ट्रगल। लेकिन वो स्ट्रगल हम कर रहे हैं और वो स्ट्रगल अभी दुनिया मान रही है कि इमरान खान जेल में हम सब के लिए सफर करते हुए But in the name of struggles, you cannot justify whatever happened in London, sir. ठीक है, स्ट्रगल अपनी जगह पे, लेकिन वहां भी हाइड पार्क मौजूद है, प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं आप। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता कि आप किसी के गिरबान को आले और आप ये कहें कि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था। I did not justify what happened in London. But Qazi Faiz Issa cannot justify his behavior one bit. His behavior has been shameful. So you can disagree with the judgment, but you cannot criticize the judge. ये वेस्टर्न वर्ल्ड में भी नहीं होता सर। He is not a judge anymore. वेस्टर्न वर्ल्ड में ये नहीं होता कि एक जज जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के घंटे के बाद एक जज को हटा दे। अभी तो उसके सक्सेसर को, जिसको गवर्नमेंट ने चुना है, वही दो जजेस वापस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के थ्रू ले आए हैं जो सीनियरिटी में थे। यानी कि साबित हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कि काजी फाइज ईसा एक मैलिफाइड जज था। हम हमेशा 50 साल बाद का तो वेट नहीं करेंगे ना कि जुल्फिकार अली भुट्टो के हैंगिंग के 50 साल बाद। आई हैव टू टेक अ ब्रेक सर, अनफॉर्चुनेटली टाइम मेरे पास बड़ा कम है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, गुफ्तगू आपने सुनी। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जहां डील का तासुर दिया जाता है, वहीं क्या ये डील अगर तहरीक इंसाफ को सूट करती है तो दूसरी तरफ क्या किसी को सूट करती है? किया जा सकता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम बानी PTI से या साबिक वज़ीर आज़म के साथ डील करके एट दिस पॉइंट इन टाइम वो बाहर हों, एट लार्ज बिल्कुल फ्री हों, और फिर क्या उसी तरह का मोमेंटम बिल्ड करें, उसी तरह की बातें करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करें, मीडिया टॉक्स भी करें, तो क्या हुकूमत या स्टेटस को उसको बर्दाश्त कर पाएगा? इस ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। हुकूमत 27वीं तरमीम से पहले आईनी बिल्स के ट्रेलर जारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से 23 करने के लिए हुकूमत बिल लाना चाहती है, लेकिन आज कौमी असम्बली में इस बिल को एजेंडे में इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि हुकूमती इत्तेहादियों ने इस पर इत्तफाक नहीं किया। ताहम सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 करने से मुताल्लिक बिल की मंजूरी दे दी है, लेकिन JUIFA और PTI ने इजलास में इस बिल की मुखालिफत की और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा तो इजलास छोड़कर ही चले गए। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से बिल को सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर करा सकेगी? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम को कैसे मंजूर कराएगी। लेकिन अगर हुकूमत पिछली बार की तरह इस बार भी जोड़ तोड़ करके नंबर गेम पूरी कर लेती है तो फिर मुमकिन है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करा ले। बहरहाल जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से ऑपोजिशन शोर मचा रही है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर असरअंदाज होना चाहती है, और यही वजह है कि हुकूमत पर यह इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर असरअंदाज होने के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज करना चाहती है। और आज सेनेट के इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश भी किया गया। सेनेट के कायम मकाम चेयरमैन सैयद अल खान की ज़ेर सदारत सेनेट का आज इजलास हुआ, जिस वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारन ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया, जिसके बाद सेनेट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कमेटी के सपोर्ट कर दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक ज़ेली शिक शामिल की गई है, जिसके तहत कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन D ज़ेली शिक 2 के तहत और आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मामले पर समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7A और 7B शामिल की गई हैं। आर्टिकल 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें
पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो इसे उसकी वजूहात देना होंगी। अब बज़ाहिर इस ऑर्डिनेंस में कोई बड़ी तब्दीली नहीं की गई, लेकिन अपोजिशन जमातें ये खदशा जाहिर कर रही है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जस्टिस के इख्तियारात को महदूद कर देगी। अगर हुकूमत ऐसा कोई इकदाम उठाती है तो इसका मतलब ये होगा कि वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से भी कशीदगी पैदा करना चाहती है। इसी को देखते हुए पीटीआई के रहनुमा शायद खटक ये पेशगोई कर रहे हैं कि हुकूमत की चीखें आप बहुत जल्द सुनेंगे। अब ये तासुर तो दुरुस्त लगता है कि हुकूमत ने नए चीफ जस्टिस से उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, वो उम्मीदें लगता है पूरी नहीं हो रही, जिसके नतीजे में हुकूमत अब 27वीं तरमीम लाकर अदालती मामलात को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना चाहती है। लेकिन ऐसा करने से अदालत में तकसीम बढ़ सकती है, जो यकीनी तौर पर किसी नए बहरान को जन्म देने का बाइस भी हो सकती है। इस वक्त अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त हुई, उसके बाद लॉ मिनिस्टर ने खुद ये कह दिया कि अभी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिल्स तो आज भी ऐवान में लाए गए हैं। पर्टिकुलरली जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक जो बिल है और उस पर हुकूमती इत्तेहादी जो है उनके रिजर्वेशंस भी हैं, और फिर अपोजिशन ने तो इसका बाइकआउट भी किया। सेनेटर काबरात मुर्जा भी इजलास से उठ के चले गए। तो क्या हुकूमत खुश नहीं है अभी जो अरेंजमेंट हुई है 26वीं तरमीम के बाद और जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद, जो इस वक्त चीफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नक्शा नजर आ रहा है, हुकूमत उससे खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि एब्सोलूट पावर जब हासिल कोई भी करना चाहे वो कोई शख्स हो, इदारा हो या वो हुकूमत हो, वो फिर नुकसान उठाते हैं। और मेरे ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम भी बहुत ज्यादा उसके अंदर लेदे हुई और उसके ऊपर बहुत सारे एतराजात अभी तक चल ही रहे थे, और अभी तो उसको अदालत के अंदर चैलेंज भी किया गया। तो ये मामलात अभी चल रहे हैं, मेरे ख्याल में ठंडी करके खा लेते तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन उजलत में जो है वो फैसले हो रहे हैं। और लगता ऐसा है कि अमरीकी इलेक्शन के नताइज आने से पहले हुकूमत कुछ आईनी तौर पर ऐसे कवानीन बनाना चाहती है जिसके तहत जो है वो हुकूमत जो है वो मजबूत से मजबूत तर होती चली जाए। इसमें कोई वैसे बुराई नहीं होती कि हुकूमत को मजबूत होना चाहिए, लेकिन हुकूमत की मजबूती इदारों की मजबूती से मुंसलिक होती है। और कोई भी हुकूमत अगर इंसाफ के अमल के ऊपर जो है वो कदगन लगाएगी तो यकीनन ये हुकूमत के लिए मुस्तकबिल में एक अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, आपने अमरीकी इलेक्शन की तरफ निशानदेही की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग इससे तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं। अमरीकी इलेक्शन के नताइज पाकिस्तानी सियासत के ऊपर या करंट अरेंजमेंट पर कैसे असरअंदाज हो सकता है? देखिए, पूरी दुनिया के ऊपर जो है अमेरिकी सियासत और ख़ास तौर पे उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उससे असर तो होता है पूरी दुनिया पे। ये कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो वो लोग सोच रहे हैं तहरीक इंसाफ, वो मुमकिन नहीं है। पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ इस टाइम पे जो है वो अपोजिशन में है, और वो भी एक कलील सूरत के अंदर। इसलिए वो क्या दे सकते हैं, अगर फर्ज करें उनका रिलीज भी हो जाए, सब कुछ वो कर दें, अमेरिकन सब कुछ करवा के फिर हासिल क्या करेंगे? इस टाइम पे तहरीक इंसाफ या उनकी लीडरशिप देने की पोजीशन में नहीं है। और अमेरिका वो मुल्क है जो सिर्फ लेना जानता है, वो फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स वाली उनकी पॉलिसी है। वो तो हमेशा मास्टर्स अपने आप को साबित करना चाहते हैं। बानी पीटीआई से जेल में कोई मुलाकात भी हुई है? देखिए, बानी पीटीआई से जेल में किसकी मुलाकात आप कह रहे हैं? अमरीकनों की कोई मुलाकात नहीं होती बानी पे। ये सिर्फ बातें हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया का। देखें, वो पाकिस्तान के कवानीन, आप खुद माशाल्लाह समझदार आदमी हैं, कोई भला सिफारतकार इतना बड़ा काम कर सकता है कि वो जाके वहाँ जेलों में मुलाकात कर रहा हो? तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। लेकिन बहरहाल हुकूमत की आईनी नहीं, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर होने का ये तो मतलब नहीं है। देखिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो एक अदालत ने उनको सजा दी है ना, कोई हुकूमत ने तो सजा दी भी नहीं है। हुकूमत ने तो केस प्लीड किया है। इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट तो बहुत से लोगों को यहाँ से निकाल के ले जाती है। हाँ बिल्कुल, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट लेके जाती है, लेकिन जेलों में मुलाकात करने नहीं जाती। जो उन्होंने काम करना होता है वो जो है खामोशी से बाला बाला कर लेते हैं। मैं मान लेता अगर मैंने माजी में ऐसा होता हुआ ना देखा होता सर। नहीं, आप बिल्कुल, तो मैंने आपसे ये कहा कि मुलाकात जेल में नहीं, बाकी बाहर मुलाकातें तो जरूर होती हैं। अभी परसों चौथ ही जो है वो उमर अयूब साहब और दीगर जो थे, बैरिस्टर गौहर, उनकी एक सिफारत खाने में मैं भी वहां मौजूद था। मुख्तलिफ सफीरों से मुलाकातें उनकी हुई हैं। कोई डील हो रही है सर? कोई इसमें
डील तो देखें, पीटीआई तो हमेशा ये चाहेगी ना कि डील हो, लेकिन याद रखें कि पीटीआई इस टाइम पे वीकनेस की पोजीशन के ऊपर है। इस टाइम पे उनको हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके ही अपना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि इदारा जो है, जो रावलपिंडी है, वो उन्होंने बड़ा वाज़ेह 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR कह चुके हैं कि हम कोई राब्ता नहीं करेंगे, जिसने राब्ता करना है वो हुकूमत से करे, नंबर 1, और दूसरा ये है कि 9 मई के ऊपर वो माफी मांगे। अब ये दोनों सूरत हाल जो है, देखें दिन ब दिन जो पीटीआई की लीडरशिप है, पोजीशन अभी वहीं पे खड़ी हुई है जो DGISPR की आप प्रेशर को रेफर कर रहे हैं, अभी भी पोजीशन वहीं पे है। मेरे ख्याल में पहले से भी ज्यादा सख्त हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि अगर ये अमेरिकी इलेक्शन है तो इसमें याद रखें कि अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाया करती है। वो ना जो है वो हुकूमत का साथ दे रही होती है, ना वो उनके कोई फेवरेट्स होते हैं इस टाइम पे। इसलिए वो ना कैमिला हैरिस की पॉलिसी को फॉलो कर सकते हैं और ना ही वो डोनाल्ड ट्रंप की। हाँ, इलेक्शन होने के बाद सूरत हाल क्या होगी वो उसके एक अलहदा रिपरकशन। लास्टली मुझे बताएगा कि नवंबर कितना इंपॉर्टेंट है, नवंबर में कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ देख रहा है? जी, नवंबर जो है, मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर में कोई ब्रेक थ्रू होगा। मुझे कोई ऐसा फिलहाल नजर नहीं आ रहा। नवंबर के अंदर जो भी मामलात हुए, जनवरी के 20 तारीख को अमरीकी सदारत जो होती है वो मुंतकिल होती है, और जो भी होगा वो उसके बाद ही होगा। और फिर वैसे भी आपको पता है इलेक्शन होता है, फिर इलेक्शन का खुमार होता है, फिर वो न्यू ईयर आती है, फिर उसके बाद ऑफिस की हैंडिंग टेकिंग ओवर होती है, तो इट टेक्स टाइम। कोई पॉलिसी, आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका की पॉलिसी जो है इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए इमरान खान साहब की रिहाई है क्या? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए उनकी पॉलिसीज के अंदर इस टाइम पे चाइना जो है उनके लिए प्रायोरिटी है। उनके लिए जो है नॉर्थ कोरिया ने जो बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो वॉरहेड, जो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ किया है, वो उनकी प्रायोरिटी है। उनके लिए दीगर जो प्रायोरिटीज हैं वो अब्दुल्ला गुल साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला के साथ मौजूद थे। जाहिर है अमेरिकन इलेक्शन है और ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि यूएस के अपने अंदर जो है वो बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, जो जाहिर है वहाँ के जो अवाम के इश्यूज़ हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो और फिर इंटरनेशनली भी जो है जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं जिसको लेके बाइडन के ऊपर जो है बहुत तनकीद होती रही है, तो वो ये चाहते हैं कि अगर ज़ाहिर रिजीम चेंज भी हो वहाँ पे तो इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाए जो उनके इंटरनल मामलात हैं। अब पाकिस्तान की बारी तो बहुत बाद में आती है। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अमेरिकन इलेक्शंस की बात नहीं करेंगे और एक सोशल इश्यूज़ पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ अमेरिका में बड़े सदारती इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर जा पहुंची हैं। दुनिया की नजरें इस इलेक्शन पर जुड़ी हैं। अमेरिका का अगला सदर कौन होगा इसका फैसला जल्द होने को है। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस इंतखाबी मुहिम के जरिए वोटर्स की तवज्जो हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अब अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इलेक्शन में अहम समझी जाने वाली जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, 7 स्विंग रियासतें हैं, उनका रुख किया है ताकि इंतखाबात के दिन से कबल वोटर्स की तवज्जो हासिल की जा सके। इस साल अमेरिका के सदारती इंतखाबात में तकरीबन 24 करोड़ लोग वोट डालने के अहल हैं, लेकिन इनमें से ऐसे लोगों की तादाद निस्बतन कम है जो ये फैसला कर सके कि मुल्क का अगला सदर कौन बनेगा। माहिरीन का ख्याल यह है कि अमेरिका में चंद ही ऐसी हैं जहां इंतखाबात में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सख्त मुकाबला मुमकिन है, और यही रियासतें फैसला करेंगी कि मुल्क का अगला सदर कौन होगा। इन 7 रियासतों में एरिज़ोना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, नेवाडा है, शिमाली कैरोलिना है और पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल हैं। और इन्हीं स्विंग स्टेट्स, जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, इनके पास वाइट हाउस की चाबियां भी हैं। यहाँ से जो जीतेगा वो वाइट हाउस पहुँचेगा। दोनों जमातें इन रियासतों में ऐसे गैर फैसला कुन वोटर्स पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं जिनका वोट उनके लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। अब दिलचस्प बात यह है कि अमरीकी इंतखाबात में इंग्लिश के साथ साथ उर्दू ज़बान में भी जो बैलेट पेपर्स है वो फराहम किए जा रहे हैं, और उर्दू ज़बान में बैलेट पेपर की सहूलत अंग्रेज़ी ज़बान ना समझने वालों के लिए है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कबल इंतखाबात धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ट्रंप ने धांधली के हवाले से अपनी ट्वीट में इल्ज़ाम लगाया कि वोटिंग मशीन पर ट्रंप का नाम क्लिक करने पर वोट कास्ट ही नहीं हो रहा है। अब ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। ट्रंप ने ख़ास तौर पर 2020 में अपनी किसी भी इंतखाबी शिकस्त को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, और इस शिकस्त से इनकार मुल्क में गहरी पोलराइजेशन का बाइस भी बना था, और कैपिटल हिल के ऊपर धावा भी बोला गया है। तो देखना यह है कि इस बार ट्रंप क्या कोई सरप्राइज़ दे पाएंगे, और इसी सरप्राइज़ के साथ यहाँ पाकिस्तान में भी एक पॉलिटिकल पार्टी ने तवक्कुआत वाबस्ता की हुई। अभी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मारूफ अदाकारा नरगिस ने शौहर की जानिब से खुद पर होने वाले मुबैना तशद्दुद की वीडियोज़ जारी कर दी हैं। इस मामले को टेकअप करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
घरेलू तशद्दुद के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह माशरे में अदम बर्दाश्त का कल्चर भी है। पहले एंकर पर्सन आयशा जहां ज़ेब के हवाले से खबर सामने आई थी कि उनके शौहर हारिस अली ने उन पर तशद्दुद किया, और अब तशद्दुद का ऐसा ही एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है जहां अदाकारा नरगिस ने अपने शौहर इंस्पेक्टर माजिद बशीर पर उन तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया है कि उनके शौहर ने उन पर तशद्दुद किया है। और पुलिस के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी में पैसों के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। अब पुलिस की जानिब से अदाकारा नरगिस की मुद्दत में शौहर माजिद बशीर के खिलाफ थाना डिफेंस सी में मुकदमे का इंदराज भी हो गया, और मुकदमे में तशद्दुद और गन पॉइंट पर जान से मारने की दफ़ात तक शामिल की गई हैं। अब बज़ाहिर तस्वीर में तो अदाकारा का जो मुंह और बाजू है उस पर शदीद तशद्दुद के गहरे निशानात मौजूद हैं, ज़ख्म देखे जा सकते हैं, जिससे लग रहा है कि अदाकारा पर बहीमाना तशद्दुद किया गया है। घरेलू तशद्दुद का शिकार पाकिस्तानी ख़वातीन खामोशी से जुल्म बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि ऐसे वाक़यात की रिपोर्ट करने की सूरत में उन्हें ख़ानदान में बेइज्जती और कम्युनिटी में तन्हाई का शिकार होने का ख़दशा भी होता है। और पर्टिकुलरली ये जो केस है ये ज़ाहिर है कि ऐसी खातून से ताल्लुक़ रखता है कि जो हाई प्रोफाइल भी हैं, मीडिया में रही हैं और अब लाइमलाइट में इसलिए आ रही है। इससे पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट इनके साथ हुआ और उस वक्त भी जो कंट्रोवर्शियल डोमेन में चलेगी, और अब एक बहुत अरसे के बाद जब इन्होंने अपने माजिद बशीर साहब से शादी की तो उसके बाद ये शोबिस को खैरबाद कह गई, और अब एक ऐसे मौके पर यह मामला इंतहाई कंट्रोवर्शियल डोमेन में आ गया है कि जब हाल ही में हमने एक और मीडिया सेलिब्रिटी को अपने शो तशद्दुद का निशाना बनते हुए देखा। अब ज़रूरत इस बात की है कि घरेलू तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात को रोकने के लिए सख्त कानून साजी की जाए और जुर्म करने वालों को सख्त सज़ा दी जाए, ताकि घरेलू तशद्दुद जैसे जराइम को रोका जा सके, डोमेस्टिक वायलेंस रुक सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपने रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।